नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कोई सरकार को जाकर बोलेगा कि हमारा जो वेतन रिवीजन है या फिर हमारा पेंशन रिवीजन है वो वेतन रिवीजन से डीलिंग कर दो, अलग अलग कर दो, तो क्या ये सिद्ध हो पाएगी बात, या फिर ये साबित कैसे हुआ कि चलो आपने बोला वो कर दिया? ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पर इसको यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को अलग करने के लिए कोई ठोस मजबूत सबूत होना चाहिए या फिर कोई आधार होना चाहिए। तो सबसे पहले एक सवाल करता हूं आपसे कि ऐसे ऐसा क्या आधार है जिसकी वजह से जो पेंशनर्स है वो डीलिंकिंग करना चाहते हैं, पे रिवीजन को पेंशन रिवीजन से अलग करना चाहते हैं। कोई तो एक मजबूत आधार होगा, कोई तो ऐसा कानूनी तर्क होगा जिसके आधार पर यहाँ पर कोर्ट केस चला है, और वो कोर्ट केस डीलिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। मतलब आखिर ऐसा क्या आधार है जो पेंशनर्स यूज करके डीलिंकिंग करवाना चाहते हैं पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को। तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा कि आखिर क्या आधार है पेंशनर्स के पास कि डीलिंकिंग कैसे की जा रही है। डीलिंकिंग ऐसे ही आकर बोलेंगे तो डीलिंकिंग नहीं हो जाएगी, इसके लिए मजबूत आधार होना जरूरी है, और वो उस आधार के बारे में आज बताने वाला हूं पेंशनर्स के पास क्या है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, डीलिंकिंग की जो बहस है वो काफी लंबे समय तक चल रही है। 20 अप्रैल को लास्ट सुनवाई आने वाली है, लेकिन उसके पहले 16 अप्रैल को एक स्ट्राइक आने वाली है, यानी कि कर्मचारी संघ अपने वेतन रिवीजन को लागू करवाने के लिए एक देखिए 16 अप्रैल को एक स्ट्राइक करने वाले हैं। अब इस स्ट्राइक में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है कि 1 दिन के लिए रहेगी या फिर 5-6 दिन के लिए रहेगी। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको 4 से 5 दिन के लिए रखा जाए, क्योंकि कंपनी या फिर बीएसएनएल या फिर सरकार यानी कि जो डोट के पास फाइल है अभी उसको लागू करवाना जरूरी है, या फिर उसका अप्रूवल चाहिए हमें, ताकि फाइल आगे की तरफ जाए। और अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन पाना जरूरी है। अब उसमें रिलैक्सेशन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक स्ट्राइक करनी पड़ेगी। पिछली स्ट्राइक 21 मार्च 2026 को हुई थी, लेकिन उससे सरकार टस से मस नहीं हुई। अब उसके बाद पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस है वो भी 30 मार्च को उसकी लास्ट सुनवाई आने वाली थी, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां थी, उसकी वजह से आगे बढ़ गई तारीख। 20 अप्रैल को हो गई है, लेकिन इसके पहले 16 अप्रैल को कर्मचारियों का एक और स्ट्राइक होने वाला है, यानी कि आंदोलन करने वाले, एक हड़ताल करने वाले, जिसकी वजह से हो सकता है सरकार पर दबाव बने और सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन दे। ठीक है, कुछ छूट मिल जाए बीएसएनएल के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि डीलिंकिंग का मुख्य आधार क्या है, किस आधार पर टिकी है डीलिंकिंग। बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए डीलिंकिंग का जो मुद्दा है उनके अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में डीलिंकिंग का जो मुख्य आधार यह है कि पेंशनर्स की पेंशन को बीएसएनएल कंपनी के मुनाफे या फिर घाटे, जिसको अफोर्डेबिलिटी क्लोज कहते हैं, उससे अलग किया जाए। यानी कि पे रिवीजन के लिए भले आप अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा दो, लेकिन पेंशन रिवाइज के लिए नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ऐसा पेंशनर्स का कहना है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस अपडेट को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डीलिंकिंग का मुख्य आधार क्या है, कोर लॉजिक समझते हैं पहले तो। वर्तमान में सरकार का यह तर्क रहा है कि जब तक बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों का, वर्किंग एम्प्लॉइज का जो वेतन संशोधन, वेज रिवीजन नहीं होता है, तब तक पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं की जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है और सरकार शुरू से कहती आई है। ठीक है, इस पर यहां पर देखें तो पेंशनर्स इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वेतन और पेंशनर्स को अगर आपस में सामने खड़ा करें, सेवारत कर्मचारी यानी कि वर्किंग कर्मचारी का जो वेतन है, उनकी सैलरी है कंपनी से ही आती है, यानी कि कंपनी देती है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डोट से आती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड इंडिया यानी कि डोट की अपनी यानी कि सरकार से आती है, ना कि बीएसएनएल से। तो बीएसएनएल के घाटे हो, बीएसएनएल घाटे में हो या फिर फायदे में हो, इसका कोई भी असर बीएसएनएल पेंशन पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन पर नहीं पड़नी चाहिए। अभी अफोर्डेबिलिटी क्लोज की अगर बात करें तो तीसरे वेतन संशोधन 3rd पीआरसी के अनुसार जिन कंपनियों को घाटा हो रहा है वे वेतन नहीं बढ़ा सकती और साथ में पेंशन रिवाइज भी नहीं कर सकती। पेंशनर्स का तर्क ये है कि वे अब कंपनी के कर्मचारी नहीं है, बल्कि रिटायर्ड सरकारी सेवक है, इसलिए कंपनी का घाटा उनकी पेंशन रोकने का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आई होप आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है कोर्ट में चल रहे मुख्य कानूनी तर्क, जिसके आधार पर कोर्ट में गए हैं पेंशनर्स या फिर सरकार, आपस में दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। उसकी लास्ट सुनवाई 20 अप्रैल को होने वाली है, देखते हैं किसके पक्ष में फैसला जाता है। लेकिन उसके पहले यह आधार समझना जरूरी है डीलिंकिंग का। पेंशनर्स के वकीलों ने कोर्ट में यानी कि केट और हाई कोर्ट में मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर बहस की है कि कुछ पॉइंट्स पर,
जैसे कि पहले तो रूल 37A सीसीएस पेंशन रूल है, उसकी बात करें तो बीएसएनएल में शामिल एब्जॉर्ब हुए जो भी 2000 के समय जब बीएसएनएल बनी थी, डोट में से जो भी 98% तक कर्मचारी डोट से निकलकर बीएसएनएल में अब्जॉर्ब हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। तो जो भी कर्मचारी अब्जॉर्ब हुए थे उनको केंद्र सरकार ने ये गारंटी दी थी, ये आश्वासन दिया था कि उन्हें सरकारी पेंशन के वही फायदे मिलेंगे जो सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं। कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि पेंशन का जो अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य से जोड़ा नहीं जा सकता। अभी जैसे कि जब 2000 में बीएसएनएल कंपनी बनी थी, तब से लेकर 2007 तक कंपनी काफी उड़ान भरी और कंपनी के स्टॉक जो शेयर है वो काफी ऊपर गए, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कंपनी कभी एक जैसी नहीं चलती, एक तरीके से धंधा है एक जैसा नहीं चलता, धंधा कभी धंधा हाई है कभी मंदा हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कुल मिलाकर कि बीएसएनएल कंपनी जैसे लॉस में गई तो जो कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए और पेंशनर्स बन गए। तो उनका मतलब ये है कि जब तक वो कर्मचारी थे तब तक कंपनी प्रॉफिट में थी, अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो जो उन्होंने कमाया था उसका कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ पर उनकी पेंशन फंड में गया था, तो उनको उनकी पेंशन तो पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। अब भले फिर बाद में कंपनी लॉस में चली जाए लेकिन उनकी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले कमाई की है भैया, ये कोई बोनस वगैरह इनाम नहीं दिया कंपनी ने उनको। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 की अगर बात करूं तो पेंशनर्स का कहना है कि अन्य केंद्रीय पेंशनर्स जो 7वें वेतन यानी कि 7 सीपीसी का लाभ जिनको मिल चुका है, बीएसएनएल पेंशनर्स को भी इससे वंचित रखना भेदभाव है, क्योंकि उनकी पेंशन की जिम्मेदारी अंततः सरकार की है, यानी कि समान है। 7 सीपीसी केंद्रीय कर्मचारी या फिर केंद्रीय पेंशनर्स और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स लगभग समान है, दोनों को एक ही फंड से पेंशन आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो दोनों एक समान हुए। तो 7 सीपीसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवाइज हो चुका है, तो इसी आधार पर डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का भी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों में भेदभाव कर रहे हैं, सरासर देखा जाए तो, ठीक है। डीएस नकारा बनाम भारत सरकार एक केस हुआ करता था, उसकी बात करें तो इस ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए ये तर्क दिया गया है कि पेंशनर्स एक समान वर्ग यानी कि होमोजीनियस क्लास होते हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या कंपनी की स्थिति के आधार पर अलग अलग वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप तो बीएसएनएल के डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स हो, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो केंद्रीय पेंशनर्स खुद के सरकार के पेंशनर्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग करना ये हिसाब से भेदभावपूर्ण हो सकता है। तीसरा पॉइंट है ताजा अपडेट की अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो हालिया कोर्ट अपडेट और घटनाक्रमों को के अनुसार देखा जाए तो स्थिति कुछ इस प्रकार हो सकती है। ताजा अदालती फैसले की अगर बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट में 24 मार्च 2026 को सरकार की पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई थी, जो कि सरकार ने अपनी तरफ से दिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुराने फैसले में कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि कोर्ट बोल रही है कि हमें फिर से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया सफा, ठीक है। अगली सुनवाई की बात करें तो मामले की अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल 2026 की तारीख तय की गई है, जिसमें 20 अप्रैल 2026 को कोर्ट की अंतिम सुनवाई आने वाली है, भले वो सरकार के पक्ष में आए या फिर पेंशनर्स के पक्ष में। 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है तो होनी है। सरकार के रुख की अगर बात करूं तो सरकार अभी भी इसे वित्तीय बोझ मान रही है, लेकिन पेंशनर्स एसोसिएशन ने 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को 2026 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन धरना का आह्वान किया है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ठीक है। यानी कि 16 अप्रैल की तारीख तो सामने आ ही रही थी, लेकिन 30 अप्रैल को भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुल मिलाकर बात करूं तो पेंशनर्स की मांग यह है कि हमारी पेंशन को वेतन संशोधन यानी कि 3rd पीआरसी के जटिल नियमों से डीलिंक कर दिया जाए और 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फॉर्मूले 2.57 के आधार पर सीधे हमारा पेंशन रिवाइज किया जाए, ठीक है। क्योंकि पेंशन का भुगतान सीधे टेलीकॉम विभाग डॉट करता है, तो इसलिए पेंशनर्स का मानना है कि बीएसएनएल कंपनी का घाटा उनकी पेंशन वृद्धि के रास्ते में कानूनी तौर पर नहीं आना चाहिए। तो डीलिंकिंग का एग्जैक्टली आधार यही है कि देखा जाए तो मैंने जो भी यहाँ पर वीडियो में बताया, डीलिंकिंग का आधार पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है। वो यही चाहते हैं 7 सीपीसी के आधार पर अपनी पेंशन रिवाइज करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।